लोक नाट्य परंपरा के अंतर्गत हम यात्रा को, जिसे यात्रा भी कह सकते हैं, जश्न को, तमाशा को और इसी प्रकार नुक्कड़ आदि नाटकों की परंपरा को विधिवत देख सकते हैं। इस तरह की अभिव्यक्तियों में, प्रस्तुतियों में, मंचन आदि में वेशभूषा, साज सज्जा, तकनीकी साधन और बहुत विधिवत तैयार किए गए रंगमंच, रंग कर्म, रंग संकेत, इन सब बड़े विराट, बड़े भव्य प्रेक्षागृह, इन सब तामझामों की अपेक्षा आवश्यकता नहीं होती। ये तो कुछ ही क्षणों में खड़े खड़े विषय तैयार होता है और उस पर अभिनय बिना किसी पूर्वाभ्यास के भी प्रस्तुत किया जाता है। समसामयिक मुद्दों पर अगर कोई सामाजिक समस्या है, कोई घटना है, कोई प्राकृतिक आपदा है, कोई चुनौती है, किसी विलुप्त होती हुई परंपरा की वेदना है, ऐसे तमाम मुद्दों पर हम दर्शकों को संगठित करने और उनके मनोमस्तिष्क में संघर्ष चेतना का बीज वपन करने का काम इस तरह की प्रस्तुतियों से किया जाता है। ये जो संगठन है, ये जो समुदाय हैं, ये जो मंडलियां हैं, ये कोई पूर्व तैयारी से इस प्रकार का काम नहीं करते। ये तो तात्कालिक निर्णय हुआ कि इस विषय पर हमें एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करना है। न किसी उपकरण की आवश्यकता है, न किसी मंच व्यवस्था की आवश्यकता है। केवल अपने शरीर की भाषा से, जिसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, अपने संवादों से, आरोह अवरोह के माध्यम से प्रस्तुत किए गए संवादों से वो अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, कैसे ध्यानाकृष्ट कर सकते हैं, बस इस पर बल देते हैं। बहुत लंबी परंपरा नुक्कड़ नाटक की रही है। भारतीय पूरे समाज में देखें, भारत के विभिन्न राज्यों में देखें, उन सब में अलग अलग भाषाओं में देखें, समस्या आर्थिक हो, सामाजिक हो, असमानता की समस्या हो, छुआछूत की समस्या हो, राजनीतिक भ्रष्टाचार के मसले हों, सांस्कृतिक पिछड़ेपन की चुनौतियां हों, या कोई अपराध हो, या कोई उद्वेलित करने वाली सामाजिक सांस्कृतिक घटना हो, देश विदेश के मसले हों, युद्ध आदि, आक्रमण आदि की समस्या हो, इन सब को नुक्कड़ नाटकों ने या इस प्रकार के लोक नाट्य परंपरा ने बखूबी अभिनीत किया है। आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद के भारत के अंधकारमय यथार्थ को अगर उद्घाटित करना है, जैसे शिक्षा और रोजगार को जो जोड़कर कुछ समस्या जन जन तक पहुंचानी है, ऐसे नुक्कड़ नाटक इस तरह के विषयों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में बड़ी सफलता के साथ लोकप्रियता अर्जित करते हैं। नुक्कड़ नाटक की शुरुआत को पारंपरिक लोक नाट्य से जोड़ा जाता है। बिना किसी तामझाम के खुले मैदान में, खुले आसमान के नीचे, जन सामान्य की जहां गति हो, पहुंच हो, उनके बीच इस तरह के नाटक जगह जगह जाकर किए जाते हैं। चाहे वो सब्जी मंडी हो, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो विद्यालय हो, या तमाम ऐसे चौराहे हों जहां पर आवागमन प्रचुर मात्रा में हो, जहां अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच सके, वो सब भी नुक्कड़ नाटकों के विषय बनते हैं। आचार्यों ने, नाट्य चिंतकों ने इस तरह के नुक्कड़ नाटकों के संदर्भ में कहा भी है
जितेंद्र कौशल ने लिखा भी है कि नुक्कड़ नाटक भले ही अपने स्वरूप कथ्य को लेकर सर्वथा एक नवीन विधा प्रतीत होते हों, लेकिन यह कहा जा सकता है, इतना अवश्य है कि उसके बीज पहले ही हमारी नाट्य परंपरा में विद्यमान रहे हैं। भारत के लिए उसमें कोई नयापन नहीं है, न तो नाम में न ही काम में। हमारी लोक धर्मी नाट्य परंपरा नुक्कड़ नाटक ही रही है। गांव की चौपाल हो या किसी कस्बे में एक चौराहा, नौटंकी, माच, नकल, भवाई, तमाशा, जात्रा, ये सब लोक नाट्य रूप हैं जिनका नाम इस रूप में हमें मिलता है। रामलीला, कृष्ण लीला, रास लीला या जश्न आदि, इन सब को अलग अलग तरह से उद्धृत किया जाता है। ये सब के सब एक प्रकार के नुक्कड़ नाटक ही तो हैं। जब आज का नुक्कड़ नाटक प्राचीन लोक नाट्य परंपरा से स्वतंत्र, नवीन और मौलिक अस्तित्व के साथ सामने आता है तो वो उसके विकास का द्योतक बन जाता है। और हम देख रहे हैं कि क्रमशः जब नुक्कड़ नाटक प्रारंभ हुए थे तब से आज तक अगर हम देखें तो उसमें, उसकी प्रस्तुति में, उसकी शैली में, उसकी अभिनयता में विकास तो हुआ, आधुनिकीकरण तो हुआ, लेकिन वो जो एक औपचारिक तामझाम है, साज सज्जा है, उससे आज भी वो मुक्त है। रंगकर्मी सफदर हाशमी का नुक्कड़ नाटक के उदय के विषय में ये मानना है, उन्होंने लिखा, वर्तमान पीढ़ी के नुक्कड़ रंगकर्मी अपने 5वें और 6ठे दशक के रंगकर्मियों के विपरीत इसके विशिष्ट आकारगत स्वरूप के बारे में कहीं ज्यादा सजग है। इसका अर्थ हुआ कि जो 5वें 6ठे दशक के रंगकर्मी थे, जो लोक नाट्य परंपराओं के माध्यम से अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति को जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे, उस इतिहास को देखें, उस अतीत को देखें तो उनके आकारगत स्वरूप में, समयावधि में, पात्र योजना में, घटनाक्रमों में और समाज और संस्कृति की समस्याओं और चुनौतियों में परिवर्तन तो आया। ये स्वाभाविक है, सहज है। अपने रंगकर्म की सैद्धांतिक प्रकृति और राजनीतिक शक्तियों के साथ इसकी खुली पक्षधरता, इसको बिना झिझक स्वीकार करते हुए अब सिर्फ इश्तहार नाटक नहीं प्रस्तुत कर रहे, मतलब केवल ऐसे नाटक नहीं खेले जा रहे नुक्कड़ नाटकों में या इस प्रकार की लोक नाट्य परंपरा में जो केवल एक पोस्टर जैसा दिखाई दे, बल्कि उनमें समय सापेक्ष जो परिवर्तन है, जो अपेक्षाएं हैं, उनको आत्मसात किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटकों को इप्टा आंदोलन से जोड़ा जाता है। इप्टा के सांस्कृतिक आंदोलन ने नाटक को विशिष्ट वर्ग की सीमा से बाहर निकालकर जन साधारण तक पहुंचा दिया। एक जमाना था जब इप्टा एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में नाटक को लेकर आगे बढ़ रहा था और उनका समय समय पर दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बहुत सारे राज्यों और शहरों में इप्टा अपने इन सांस्कृतिक आंदोलन से संबद्ध नाटकों को का अभिनय करता था, मंचन करता था और ध्यानाकृष्ट करते हुए लोकप्रियता अर्जित करता था। लेकिन धीरे धीरे उन नाटकों का जो विशिष्ट वर्ग था उससे इप्टा का आंदोलन बाहर निकला, आगे बढ़ा और जन साधारण की समस्याओं को, जन साधारण की चुनौतियों को उसने अपनी विषय वस्तु बनाया। भीष्म साहनी वर्तमान नुक्कड़ नाटकों को आज की स्थितियों की उपज मानते हुए भी उनका संबंध इप्टा से तो जोड़ते हैं। उनका मानना है भीष्म साहनी एक बड़े प्रसिद्ध नाट्यकर्मी हैं। उनके बहुत से नाटकों ने बड़ी लोकप्रियता अर्जित की है और उनको विधिवत मंचित भी किया गया, अभिनय भी किया गया। लेकिन उन्होंने इप्टा से इस नुक्कड़ नाटक की परंपरा को जोड़ा। उन्होंने कहा कि जो बीज वपन है वो इप्टा के माध्यम से ही हुआ है
वह देशव्यापी सांस्कृतिक आंदोलन था। हमारे सांस्कृतिक सामाजिक जीवन को बहुत बड़ी देन थी। नुक्कड़ नाटक मूलतः उसी सांस्कृतिक आंदोलन की उपज था और यह निश्चय ही बड़े हर्ष उत्साह का विषय है कि आज फिर से देश भर में ऐसे नाट्यकर्मियों की अनेक मंडलियां उभर आई हैं जिन्होंने नुक्कड़ नाटक को, उसकी विधा को अपनाया है। कह सकते हैं कि ये जो नुक्कड़ नाटक प्रस्तुतियां हैं, अभिनय परंपरा है, ये अखिल भारतीय स्तर पर दिखाई देती है, देशव्यापी। और इस परंपरा में समाज, संस्कृति, सांस्कृतिक आंदोलन, भाषाई आंदोलन और तमाम तरह की ऐसी समसामयिक समस्याएं और चुनौतियां समाहित हुई, शामिल हुई। और ये नुक्कड़ नाटक उस इप्टाई परंपरा से जुड़कर आगे बढ़ते चले गए। देश भर में बहुत से नाट्यकर्मियों ने अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग राज्यों में अनेक नाट्यकर्मियों ने, अनेक नाट्य मंडलियों ने इस नुक्कड़ नाटक विधा को आत्मसात किया, अपनाया। और इप्टा प्रबल सांस्कृतिक आंदोलन के दौर में नुक्कड़ नाटक अस्तित्व में आए और उन्होंने अपनी एक पहचान, अपनी एक छवि बनाई। यह दौर सन 1940 से 1950 के दशक का रहा। आज के नुक्कड़ नाटकों के विषय में जन नाट्य मंच का ये मानना है कि नुक्कड़ नाटक आधुनिक शब्द है और सड़कों मैदानों में खेले जाने वाले वर्तमान के राजनीतिक थिएटर को ही हम नुक्कड़ नाटक कह सकते हैं। इसकी परंपरा बहुत पुरानी नहीं है, बल्कि हमारी शताब्दी में ही इसका आरंभ हुआ। सबसे पहले रूस के इनकलाब के ज़माने में, उसके बाद दूसरे महायुद्ध के समय लगभग सारे यूरोप और इंग्लैंड में, उसी ज़माने में चीन के इनकलाबी दौर के वक्त, उसके बाद इप्टा आंदोलन के 1940 से 1950 तक के दौर में। इस तरह हम देख सकते हैं कि ये एक परंपरा है जो धीरे 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 सशक्त होती गई, आगे बढ़ती गई, अखिल भारतीय स्तर से वैश्विक स्तर पर अग्रसर होती रही। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, उसका पुनर्जन्म सफदर हाशमी की और जन्म, सफदर की और जन्म की 1978 से अब तक की सरगर्मियों से होता है। चौक चौक पर, गली गली में इस शीर्षक से जन नाट्य मंच की प्रस्तुति हुई, प्रकाशन हुआ। और इस तरह जन नाट्य मंच का यह मानना भी है कि इप्टा के दौर में नुक्कड़ नाटक खेले गए, परंतु वर्तमान नुक्कड़ नाटक आंदोलन इप्टा की संघर्षशील यात्रा से स्वतंत्र होकर 8वें दशक की परिस्थितियों की देन बना। इसका मतलब है कि दो तरह की दृष्टियां हमें देखने को मिलती हैं। एक भीष्म साहनी जो इप्टा के साथ इसके इतिहास को जोड़कर देखते हैं, और एक परंपरा जो जन नाट्य मंच की है, वो इप्टा की संघर्षशील यात्रा से इसे नितांत स्वतंत्र अभिव्यक्ति की एक शैली, 8वें दशक की परिस्थितियों को इसका कारक मानते हुए इसकी स्वतंत्र अस्मिता और पहचान को रेखांकित करते हैं। 8वें दशक के अंत में सफदर हाशमी ने जन नाट्य मंच दिल्ली द्वारा नुक्कड़ नाटकों को प्रस्तुत करके रंगमंच को जन चेतना का एक सशक्त आधार बनाया, और इस जन चेतना के सशक्त आधार बनाने की जो कोशिश थी, जो प्रयत्न था, उसे सफलता मिली। 8वें दशक के प्रारंभ में रायपुर और दिल्ली, इनके कई रंगकर्मियों ने नुक्कड़ नाटक खेले, किंतु इसने आंदोलन का रूप 9वें दशक में ले लिया। तो 8वें दशक के प्रारंभ में जो दिल्ली और रायपुर में रंगकर्मियों ने तरह तरह के नुक्कड़ नाटक, उनकी पटकथा तैयार की, समसामयिक घटनाएं, मुद्दे, पात्र आदि उनको केंद्र में रखकर उनको खेलने का प्रयत्न किया। असली रूप आंदोलन के रूप में अगर वो सामने आया तो वो 9वें दशक में आया। 9वें दशक तक अनेक नगरों में ढेरों रंग मंडलियों ने नुक्कड़ नाटक खेलने शुरू कर दिए।
यहाँ तक के स्कूलों में, यहाँ तक के कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में ये नुक्कड़ नाटक खेलने की एक परंपरा जो सशक्त बनती चली गई, एक सशक्त माध्यम बनती चली गई, वो हमारे सामने 90 दशक में और 90 दशक के अंत तक आते आते दिखाई देने लगी। इन मंडलियों में निशांत दिल्ली, जनवादी रंगमंच चंडीगढ़, युवा मंच नैनीताल, रंग भारती बीकानेर, समानांतर आजमगढ़, दिशा भागलपुर, इप्टा और सर्जना पटना, कमल लखनऊ, रंगकर्मी आगरा, ऐसे बहुत से नाम हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हैं जो इस तरह से मंडलियों के रूप में हमारे सामने आते चले गए। इन्होंने औरत, मशीन, गिरावट, जंगी राम की हवेली, समरथ को नहीं दोष गोसाई, सवा शेर गेहूं, जनता पागल हो गई, ऐसे बहुत से नाटकों को खेला, अभिनय किया और मौजूदा राजनीतिक सामाजिक जो स्थितियां थी वो इस मंच की सार्थकता को उन्होंने सिद्ध किया। यानी ये जो मंच था ये समाज का, सामाजिक विद्रूपताओं का बड़ी बारीकी से, बड़ी गहराई से, बड़ी प्रौढ़ता से अध्ययन कर रहा था। एक प्रकार से सामाजिक सांस्कृतिक मनोविज्ञान का अध्ययन ये मंडलियां कर रही थी। इसलिए कह सकते हैं कि नुक्कड़ नाटक विभिन्न जन आंदोलनों की देन है। एक के बाद एक जन आंदोलन होता रहा, कोई सामाजिक घटना दुर्घटना हुई, कोई सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, कोई अपसंस्कृतिकरण के लक्षण दिखाई दिए, कोई पाश्चात्य दुष्प्रभावों से त्रस्त समाज दिखाई दिया, कभी उदारीकरण के कारण, कभी मशीनीकरण के कारण, कभी कंप्यूटरीकरण के कारण, ऐसी बहुत सी समस्याएं समय समय पर आती रहीं। कोई रोग, कोई महामारी, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो ऐसे बहुत से नाटकों की यात्रा जो 8वें दशक के आसपास शुरू हुई थी, 9वें दशक तक आते आते उसके अंतिम दौर में पहुंचते पहुंचते ये अभिव्यक्तियां बड़ी प्रौढ़ हो गईं। नुक्कड़ नाटक का आरंभ और विकास जनवादी आंदोलन के साथ हुआ, जो शासक वर्गीय अनीतियों का तीव्र विरोध करता है। जो सत्ताधारी शोषण करने वाला वर्ग है, शासक वर्ग है, उनकी अनीतियों का, उनके अनाचारों का ये नुक्कड़ नाटक, इसकी कथावस्तु, इसकी पटकथा, इसके पात्र बहुत तीव्र विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरे रंगकर्म की अभिजनवादी मानसिकता को भी नकारता है। हिंदी के जो नुक्कड़ नाटक लिखे गए और खेले गए, उनकी अंतर्वस्तु पर यदि दृष्टि डालें तो हम देख सकते हैं कि जनता के लिए उसी की भाषा में, यानी जनभाषा में, उसी की समस्याओं को, यानी जन समस्याओं को आधार बनाकर ये नाटक विधिवत खेले जाते रहे और बहुत लोकप्रियता अर्जित करते रहे। यह व्यंग्यात्मक थे, यह कटाक्षपूर्ण थे, अभी भी होते हैं। बहुत सी समसामयिक समस्याओं को लेकर, पात्रों को लेकर, चरित्रों को लेकर, घटनाओं को लेकर बहुत सी व्यंग्य कथाएं, व्यंग्य पटकथाएं लिखी जाती हैं। बहुत से व्यंग्यकार इस तरह की रचना धर्मिता का परिचय देते हुए नुक्कड़ नाटकों के लिए एक कथा वस्तु तैयार भी करते हैं। उनमें कटाक्ष भी होते हैं, उनमें व्यंग्य भी होते हैं, उनमें लक्षणा और व्यंजना का रचनात्मक उपयोग भी होता है। देश की व्यवस्था या अव्यवस्था पर, सामाजिक विकृतियों पर, मानवीय संदर्भों को लेकर बहुत से नुक्कड़ नाटकों का लेखन होता रहा। सबसे ज़्यादा नुक्कड़ नाटक प्रशासन की क्रियाकलापों पर, उनकी क्रियाओं पर, उनकी विद्रूपताओं पर, उनके कार्यों के नकारात्मक पक्षों पर लिखे गए। इसलिए उनमें राजनीतिक बहस बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई देती है। इन नाटकों का उद्देश्य देश की जनता को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि
उन सभी मुद्दों से अवगत कराना होता है जिनके आधार पर व्यवस्था उनके शोषण उत्पीड़न में लिप्त प्रतीत होती है या दिखाई देती है। तो इन नाटकों का भी अपना एक उद्देश्य तो है, प्रयोजन तो है। जैसे हम साहित्य के प्रयोजन की बात करते हैं, कविता के प्रयोजन की बात करते हैं, तो इन नुक्कड़ नाटकों का भी अपना एक उद्देश्य, एक प्रयोजन रहा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक धार्मिक स्तर पर या शैक्षिक आदि स्तरों पर बहुत से मुद्दे, बहुत सी समस्याएं, बहुत सी चुनौतियां, उनको उनसे अवगत कराना, उन्हें उद्घाटित करना, जन जागरण का मंत्र संचरित करना, इन सब के आधार पर व्यवस्था और व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम शोषण उत्पीड़न के मसले उनको उद्घाटित करना, ये सब भी इनका उद्देश्य रहा है। चेतना के धरातल पर लोगों को एकजुट करके शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध एक बेहतर मानवीय समाज के निर्माण की भूमिका तैयार करना, ये भी एक लोकहित का, राष्ट्रहित का, राष्ट्रीय एकता का, सबको एक ध्वज के नीचे, सबको एक समस्या से जोड़कर एकत्रित करना, संगठित करना और फिर उसके विरुद्ध संघर्ष करने की चेतना का संचार करना। एकजुटता शोषण के विरुद्ध, एकजुटता उत्पीड़न के विरुद्ध और एक बेहतर मानवीय समाज के निर्माण की आवश्यकता पर बल देना, ये सब भी इन नुक्कड़ नाटकों का मूल उद्देश्य रहा है। नुक्कड़ नाटक की अंतर्वस्तु के संदर्भ में सव्यसाची ने उत्तरार्ध के संपादकीय में लिखा भी है, इन नाटकों के माध्यम से समाज की रगों में कैंसर की तरह फैली सामंती, पूंजीवादी, फिल्मी, सरकारी संस्कृति का एक स्वस्थ विकल्प देने की कोशिश की जाती है। तो एक प्रकार से ये नुक्कड़ नाटक, नाटककार, अभिनय करने वाले अभिनेता, ये सब एक अन्य विकल्प की तलाश की खोज करने में जुटते हैं। मुख्यतः दर्शकों का मनोरंजन करने वाले ये नाटक उनके चिर परिचित चरित्रों को, संस्थाओं को, स्थितियों और मूल्यों को नए और अपरिचित कोणों से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, ताकि दर्शक उन चरित्रों, संस्थाओं, स्थितियों और मूल्यों के बारे में नए सिरे से, नए नजरिए से सोचे, देखे, विचार करे। ये एक प्रकार की समीक्षा, एक प्रकार का मूल्यांकन, एक प्रकार की आलोचना दृष्टि इनके माध्यम से विकसित होती है। जनवादी नाटकों का काम दर्शकों को कमर कसकर वर्ग संघर्ष के जो दस्ते बने हुए हैं उनमें शामिल करना, अविलंब शामिल करना, इसका आह्वान करना है। इनका मुख्य उद्देश्य है दर्शकों को सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक और सांस्कृतिक मसलों की पेचीदगियों के प्रति सचेत करना, उनका असामान्य, अपरिचित और साधारण विश्लेषण करना। इसके साथ साथ उतनी ही अहमियत हमें ऊंचे स्तर के कलात्मक प्रस्तुतिकरण और मनोरंजन को भी देनी चाहिए। ये भी सव्यसाची ने लिखा है। इस तरह नुक्कड़ नाटक देश की सामान्य जनता को केंद्र में रखकर लिखे जाते रहे। यह जनता गांव और शहरों की जनता है। ये नाटक जनता के जीवन पर आधारित होते हैं और इन्हें देखने वाली जनता नाटक के पात्रों में, उनके अभिनय और नाटक के घटना चक्र में अपने जीवन की झांकी देखती है। नुक्कड़ नाटक लिखने वाले नाटककार अपने नाटकों में महंगाई की बात, समय समय पर महंगाई एक मुद्दा अभिनय का, नाट्य प्रस्तुतियों का बनता रहा है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। बहुत सारी उपाधियां लेकर शैक्षिक अद्यतन अधुनातन जानकारियां अर्जित करते हुए भी रोजगार की कमी है, आजीविका के अवसर या साधन कम है, तो बेरोजगारी को भी एक मुद्दा बनाकर उस पर पटकथा तैयार करके उसका मंचन करना, अन्याय के विरुद्ध, अशिक्षा के विरुद्ध, जातिवाद के विरुद्ध, सांप्रदायिकता के विरुद्ध, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध, राजनीतिक विद्रूपताओं के विरुद्ध, स्त्रियों की दुर्दशा के विरुद्ध, सामंती रूढ़ और ऐसी आस्थाएं, ऐसे विश्वास, ऐसे अंधविश्वासों के विरुद्ध, साम्राज्यवाद के बढ़ते शिकंजे के विरुद्ध, इन सब के विरुद्ध बहुत से विषयों को उठाया जाता रहा। इस तरह शोषण के भिन्न भिन्न रूप भी इन नाटकों में दिखाई दिए। खेतिहर मजदूरों का शोषण, मिल मजदूरों की दुर्दशा,
जाति के नाम पर किए जाने वाले अपमान, अनाचार, नेताओं की भोली जनता को ठगने की वृत्ति, पूंजीपतियों से उनकी सांठगांठ, दहेज के नाम पर जलाई गई महिलाओं की कहानियाँ, मजदूरों, शिक्षकों की हड़ताल और बहुत सारे तत्कालिक घटनाएं नुक्कड़ नाटक का विषय बनती रहीं। इस तरह सभी नुक्कड़ नाटक मंडलियां पूर्वाभ्यास पर बल देते हुए बिना किसी औपचारिक रंगमंच शिक्षण प्रशिक्षण के तत्काल घटित घटनाओं पर लंबे पूर्वाभ्यास की अपेक्षा शीघ्रता अतिशीघ्र किए गए पूर्वाभ्यास पर बल देते हैं। कह सकते हैं कि नुक्कड़ नाटक की रचना प्रक्रिया, अंतर्वस्तु, रूप और प्रस्तुति, इन सब पर विस्तार से चर्चा के बाद यही कहा जा सकता है कि नाटक चाहे व्यक्तिगत प्रयासों से लिखे जाएं या फिर सामूहिक प्रयासों से, जनता के हितों के समर्थक हैं। नुक्कड़ नाटकों के रूप में जो नाटक खेले गए उनमें भारतेंदु का अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, शरद जोशी का अंधों का हाथी, सफदर हाशमी का अपहरण भाईचारे का, गांव से शहर तक हल्ला बोल, मणि मधुकर का एक तारे की आंख, भीष्म साहनी का कबीरा खड़ा बाजार में, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी लड़ाई और अब गरीबी हटाओ, गिरिराज किशोर का घास और घोड़ा, शंकर शेष का कैदी और चेहरे, कृष्ण बलदेव वैद्य का भूख आग है, भगवान सिंह का शकुंतला का विद्रोह, नरेंद्र कोहली का हत्यारे, निर्णय रुका हुआ, राजेश जोशी का जादू जंगल, स्वदेश दीपक का बाल भगवान, राजेश कुमार का जनतंत्र के मुर्गे और हमें बोलने दो, शिवराम का कुकड़ू कूं, तड़ित कुमार का बेंचू का बकरा, ऐसे बहुत से नाटकों के नाम लिए जा सकते हैं जिनमें जातिवाद, धर्म, संप्रदाय, समकालीन राजनीतिक विडंबनाएं आदि इन सब को रेखांकित किया जाता रहा। इस तरह मित्रों, हिंदी का लोक रंगमंच अत्यंत व्यापक, समृद्ध और एक सुदीर्घ परंपरा से संपन्न लोक रंगमंच रहा है, जिसकी भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रही है। उसने समाज और संस्कृति की अनेक घटनाओं, दुर्घटनाओं को, प्रवृत्तियों और विशेषताओं को, समस्याओं को प्रतिफलित किया है, उद्घाटित किया है और समय समय पर जन जागरण का काम भी वह करता रहा है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।